In this video we are studying about microbes as biocontrol agents. बायोकंट्रोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनके प्रयोग से हम प्लांट डिसीज़ को या प्लांट पेस्ट्स को कंट्रोल करें। तो डेफिनेशन यहाँ पर आपकी क्लियरली लिखी हुई है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जो समाज है उसमें हम जो प्लांट डिसीज़ हैं या प्लांट पेस्ट हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं। हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिक हैं, हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं और हमारे अलावा दूसरे एनिमल्स के लिए भी ये हार्मफुल हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे सॉइल है वो पॉल्यूट हो सकती है, वाटर है, और इसके अलावा जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं वो सब पॉल्यूटेड हो सकते हैं, कंटामिनेट हो सकते हैं। इवन क्रॉप प्लांट्स जो हम अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं वो सब पॉल्यूट होते हैं। तो हमारी जो मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं वह वीडीसाइड्स के प्रयोग से भी पॉल्यूट होती है। तो वीडीसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल और रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स। फार्मिंग फील्ड्स में से वीड्स को हटाने के लिए वीडीसाइड्स का यूज़ होता है। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स के केमिकल्स हैं जिनके यूज़ से हमें प्लांट पेस्ट्स को कंट्रोल करने में हेल्प तो मिलती है या प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये बायो कंट्रोल जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एग्रीकल्चर में पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिसमें हम नेचुरल प्रीडेशन वाली जो एबिलिटी होती है, जो दूसरे एनिमल्स हैं जो प्रीडेशन करते हैं ऐसे इंसेक्ट्स का जो हमारे फील्ड में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे बायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स को या पेस्ट्स को रिमूव कर दें बायोलॉजिकली। क्योंकि आप जानते हो देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल प्रीडेटर हों। अंडरस्टैंड? नेचुरल प्रीडेटर किसका? उन पेस्ट्स का जो हमारे खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। तो केमिकल्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा। ए की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। तो कोई भी ऑर्गेनिक फार्मर है, आप उससे बात कर लो तो वो यही कहेगा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे फील्ड्स की, उससे जो हेल्थ है सॉइल की एंड जो इकोसिस्टम है उसको फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा वैरायटी होगी हमारे लैंडस्केप में उतना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए फ्यूचर में जो फार्मिंग है वो रहने वाली है। यानी जितने प्रकार के डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स वहाँ होंगे, जितने प्रकार के वहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट काइंड्स के जो हेल्पफुल हैं, तो उनका नंबर ज़्यादा होगा। तो डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सस्टेनेबल हमारा सिस्टम होगा। इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है वो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए प्रयास करता रहता है जहाँ पर ऐसे इंसेक्ट्स जिन्हें हम पेस्ट्स कहते हैं उनको पूरी तरह ख़त्म ना किया जाए, पर उनको एक लेवल पे कंट्रोल किया जाए जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी काम करता रहे और जो हमें नुकसान है वह भी कंट्रोल में रहे। ठीक है ना? तो पूरी तरह रेडिकेट करने के बजाय उसे एक मैनेजेबल लेवल में कंट्रोल करके रखने का काम करता है एक ऑर्गेनिक फार्मर, बिकॉज इकोसिस्टम को पूरा नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो आगे पढ़ते हैं। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful
and harmful life forms indiscriminately. This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field flora and fauna. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और इकोसिस्टम का ध्यान रखते हैं और नेचुरल प्रिडेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो आप एक तरीके से जो इंटरेक्शन चल रहा है, जो फूड वेब है हमारे नेचर में जो ऑपरेट करती है, उस फूड वेब का सम्मान करते हुए, इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हुए आप अपना डिसीज़न लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पर प्रेजेंट हैं, अलग अलग प्रकार की फ्लोरा और फौना प्रेजेंट है, वो मेंटेन रहती है और हार्मफुल लाइफ जो है वह एक मैनेजेबल लेवल पर आप कंट्रोल करते हैं. तो दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, यानी ऑल राउंड अप्रोच, जिससे कि आपको फ़ायदा होता है. अंडरस्टैंड? द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिकेशन of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable. तो ऑर्गेनिक फार्मर क्या कहता है? वो यह कहता है कि ऐसे क्रिएचर्स का इरेडिकेशन करना जिनको हम कभी कभी पेस्ट्स के तौर पर डिफाइन करते हैं, उनको इरेडिकेट करना पूरी तरीके से केमिकली हमारे लिए ठीक नहीं होगा. और वो उसको करने के लिए करना क्या चाहिए? बट ऑल्सो अनडिजायरेबल फॉर विदाउट दैम द बेनिफिशियल प्रिडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन दैम एज फूड और होस्ट्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो उसका ये कहना है ऑर्गेनिक फार्मर का कि अगर आप ऐसे पेस्ट्स को रिमूव कर दें जो कि हमारे लिए तो पेस्ट हैं, लेकिन वो दूसरे इंसेक्ट्स के लिए या उनके जो प्रीडेटर्स हैं उनके लिए वो सरवाइव करने के लिए एक बहुत बेहतर फूड होते हैं, तो ऐसे में उनको पूरी तरह हटाना ठीक नहीं होगा. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. इसीलिए कहा जाता है कि बायोकंट्रोल मेजर्स का उपयोग करो और उसके आधार पर ही आप एक लेवल में कंट्रोल कर लो जो आपके पेस्ट्स हैं, और ऐसा करने से उन ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं होगा जो उन पेस्ट्स के साथ फूड चेन में जुड़े हुए हैं. As an important part of biological farming approach is to be familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests. और ऐसा करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फील्ड में कौन कौन से लाइफ फॉर्म्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से प्रीडेटर्स रहते हैं, कौन कौन से पेस्ट्स रहते हैं, और उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, उनका खाने का जो तरीका है, फीडिंग का पैटर्न है वो कैसा है, और वो कैसी जगहों पर रहते हैं. तो यह सब आपको जानना ज़रूरी होगा. दिस विल ऑल्सो हेल्प टू डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल. तो अगर आप ये जान जाओगे कि कौन किसको खाता है, हु ईट्स होम, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बायो कंट्रोल कर सकते हो. तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. जैसे आपने लेडी बर्ड का एग्जाम्पल जो है सबसे पहले पढ़ना है. लेडी बर्ड जो होती है एक बहुत फेमस फेमिलियर बीटल है जिसकी बॉडी पर रेड और ब्लैक मार्किंग्स आपको देखने को मिलेंगी. तो ये लेडी बर्ड जो है ये एफिड्स को खाती है, और जो ड्रैगन फ्लाई है ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी फील्ड्स में, ये मॉस्कीटो को खाती है. ऐसे ही जो ड्रैगन फ्लाई का लार्वा होता है वो किसको खाता है? मॉस्कीटो के लार्वा को खाता है. तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है. ड्रैगन फ्लाई किसको खाएगी? मॉस्कीटो को. और इसका जो लार्वा है वो किसको खाता है? मॉस्कीटो के लार्वा को खाता है. तो इस तरह से ड्रैगन फ्लाई कैन कंट्रोल मॉस्कीटोज, एंड लेडी बर्ड विच इज़ अ बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स कैन कंट्रोल एफिड्स. तो डिफरेंट काइंड्स के जो पेस्ट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा बायो कंट्रोल कर सकते हैं. हम लेडी बर्ड का या ड्रैगन फ्लाई का यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज़. इसके अलावा माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर हम
एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस का, जिसको हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के हेल्प से हम बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं ये हमारे पौधों के पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा किया जाता है, किसान क्या करता है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जो स्पोर्स हैं, जो ड्राइड स्पोर्स होते हैं, उनका स्प्रे करता है। किस पर? प्लांट्स पर। जैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको नुकसान होता है बटरफ्लाई कैटरपिलर से? जैसे कि ब्रासिका हैं, जैसे कि फ्रूट ट्रीज़ हैं। तो इनके प्लांट्स के पत्तों को बचाने के लिए क्या करता है किसान, कि किसान ड्राइड स्पोर्स का स्प्रे, किसके ड्राइड स्पोर्स का स्प्रे? बैसिलस थुरिंजिएंसिस के स्पोर्स का स्प्रे करता है प्लांट्स के पत्तों पर। तो पानी के साथ घोल करके इन स्पोर्स को हम प्लांट के पत्तों पर जब स्प्रे कर देते हैं, तब क्या होता है, जब वो इंसेक्ट का कैटरपिलर जो है वो उसको खाता है, तो आगे चल के उसके गट में क्या होगा, जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ होगा। टॉक्सिन कहाँ से आएगा? इन स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। वो टॉक्सिन बनाया किसने? बैसिलस थुरिंजिएंसिस ने। अंडरस्टैंड? तो जब वो टॉक्सिन रिलीज़ होगा तो जो लार्वे हैं वो मारे जाएंगे, यानी उन पत्तों को खाने पर उन लार्वों का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। और फ़ायदा ये है इसमें कि जो बैक्टीरिया है उसके टॉक्सिन से कैटरपिलर मरता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसेक्ट उसको खा लेता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप बायो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। पिछले दशक में ऐसा किया गया है और साइंटिस्ट ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस टॉक्सिन जीन्स जो हैं उनको प्लांट्स के अंदर पहुंचाने में सफलता पा ली है। मतलब वह जीन जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का टॉक्सिन बनाता है, उस जीन को प्लांट्स के अंदर अगर पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, तो मतलब प्लांट्स के अंदर वो टॉक्सिन एक जेनेटिक लेवल पर जो है गाइड होगा प्लांट, और उस टॉक्सिन को नेचुरली अपनी बॉडी में फॉर्म करने लगेगा। और अगर इसके पत्तों को अब कोई कैटरपिलर खाएगा तो वो कैटरपिलर मारा जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंट हो जाएंगे टू द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स, यानी ऐसे प्लांट्स को इंसेक्ट पेस्ट्स अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास वो जीन प्रेजेंट है जिससे कि टॉक्सिन जनरेट होता है और यह टॉक्सिन कैटरपिलर के लार्वा को रोकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग से ऐसा संभव हुआ, वरना इससे पहले क्या होता था, स्प्रे होता था स्पोर्स का। तो अगर आप जीन को ही प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये एक बहुत बढ़िया बायो कंट्रोल है। इसीलिए आज हम सुनते हैं बीटी कॉटन, बीटी टमाटो, बीटी ब्रिंजल। तो ये बीटी लगा हुआ है, मतलब क्या, ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग से बनाए गए मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। और इन क्रॉप्स के अंदर वो जीन प्रेजेंट है जो बीटी टॉक्सिन को बनाने का काम करता है। और अब इन प्लांट्स के पास वो प्रॉपर्टी है कि इनके पास नेचुरली वो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है और अब वो कैटरपिलर से बचे रहेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। नेक्स्ट है ए बायोलॉजिकल कंट्रोल being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma। तो जो ट्राइकोडर्मा फंगस होती है ये भी एक बायो कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो होती है फंगस की, वो एक फ्री लिविंग फंजाई है जो कि बहुत आम तौर पर आपको रूट इकोसिस्टम के आसपास देखने को मिल जाएगी, यानी मिट्टी में ये रहा करती है। तो अगर प्लांट्स की रूट्स के पास ये फंगस है तो बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस उस जगह से चले जाते हैं और वो प्लांट बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच जाता है। तो मतलब अगर ट्राइकोडर्मा है तो आप जो रूट्स को इन्फेक्ट करने वाले जो पैथोजेंस हैं उनसे प्लांट को बचा सकते हो। तो ये एक बायो कंट्रोल मेथड हो गया। नेक्स्ट इज बैक्यूलो वायरस। तो बैक्यूलो वायरस क्या हैं? बैक्यूलो वायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स।
तो इंसेक्ट्स को अटैक करने वाले और दूसरे आर्थ्रोपोड्स को अटैक करने वाले वो पैथोजेंस हैं ये बैक्यूलोवायरस, जो कि हमारे लिए बायो कंट्रोल का काम करते हैं। तो बहुत सारे बैक्यूलोवायरसेस को आज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उन बैक्यूलोवायरसेस का जो जीनस है वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो ये जो वायरस हैं ये एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं अगर हम स्पीशीज़ स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यानी अगर हम ऐसी एप्लीकेशन करना चाहते हैं जिसमें छोटे से ग्रुप को ही नुकसान पहुंचे और किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को या छोटे से ग्रुप को ही नुकसान पहुंचे, बहुत बड़ा नुकसान ना हो, तो ऐसे केस में हम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बैक्यूलोवायरस का ही एक जीनस है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ मिल जाएंगी बैक्यूलोवायरस की, जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसके वजह से होता क्या है कि जो बैक्यूलोवायरस होते हैं दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। तो इनके प्रयोग से प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश और दूसरे नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये इसका फ़ायदा है और ऐसा ज़रूरी भी है। दिस इज़ स्पेशली डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड in an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated। तो अगर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है, वहाँ आपको बायो कंट्रोल करना है, तो आप न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को आप बचा सकते हो और जो डेंजरस वन है उनको आप हटा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।